नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे सीआरपीएफ के जवानों की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यहाँ ये वीडियो आप देख सकते हैं। सवाल अब ये उठाए जा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने इस वीडियो की जांच कराने की मांग की है। सवाल उठाते हुए उमर अब्दुल्ला ने इस वीडियो के साथ लिखा है कि इस युवक को आर्मी की जीप पर इसलिए बांधा गया है ताकि उन पर पत्थर ना फेंके जाए। ये बहुत खौफनाक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला को वीडियो नहीं दिखता जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों की पिटाई की जा रही है। सीआरपीएफ के उन जवानों की पिटाई आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। उन्हें वो गालियां दे रहे हैं, उन्हें लात मारी जा रही है, उनके हेलमेट को सड़क पर फेंका जा रहा है। उमर अब्दुल्ला को वो सब नहीं दिखाई दिया। अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट पे ये नहीं लिखा कि ये वीडियो कब का है और कहां का है। सवाल ये भी है कि जवानों के अपमान को तरह तरह के तर्क देकर सही साबित करने की कोशिश क्यों हो रही है और पत्थरबाजों पर एक्शन को लेकर हंगामा मच क्यों रहा है। कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा जुड़ेंगे इस पूरी की पूरी खबर का सच आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मीमांसा, वाकई ये दो तस्वीरें हैं जो बताती है कि हमारे नेता कितने सेलेक्टिव हो जाते हैं, खासकर जब पॉलिटिक्स करने की बारी आती है तो। और राहुल सिन्हा हमारे रिपोर्टर इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, सवाल यही है कि नेता की जो ये अप्रोच है वो इतनी सिलेक्टिव क्यों है? सीआरपीएफ जवानों के साथ जब बदसलूकी होती है, उनके साथ इतनी मार पिटाई की जाती है, तब तो ये नेता कुछ नहीं बोलते, कुछ ट्वीट नहीं करते। और ये जो ट्वीट किया है, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें वो अलग ही अपनी बात को, तर्कों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ये सिलेक्टिव अप्रोच आखिरकार क्यों? मीमांसा, ये सिलेक्टिव नहीं है, बेसिकली ये उकसाने वाली और भड़काने वाली सोच है जो कि खासतौर से कश्मीर के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लगातार करते जा रहे हैं। जी राहुल, आपका संपर्क हमसे टूट गया है, हम फिर आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन रूबिका, सवाल हम दरअसल यही यहाँ पर उठा रहे हैं कि सीआरपीएफ जवानों के साथ जब ये बदसलूकी की जो तस्वीरें हमने दिखाई, तब इन नेताओं ने कुछ नहीं बोला, तब ये चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन ये जो वीडियो पोस्ट किया है, अब ना तो ये बताया कि ये वीडियो कब का है, लेकिन आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरह से ये सुरक्षा बलों की गाड़ी है और उस पर बांधा गया है पत्थरबाजों को। लेकिन सवाल ये कि पत्थरबाजों के लिए इतनी हमदर्दी आखिरकार ये नेता क्यों रखते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे पर आज शाम को 5 बजे रोहित सरदाना टाल ठोक के उन सारे पार्टी के नेताओं से सवाल करने वाले हैं कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्या बताती है और क्यों ना हमें अमेरिका से इन सारे दहशतगर्दों से डील करने के लिए एक सीख लेनी चाहिए। इसलिए जुड़िएगा जरूर 5 बजे। लेकिन आप जरा फास्ट एंड फैक्ट्स में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि डिजिधन स्कीम के बाद अब आपको भीम ऐप इनाम दिलाने वाला है। पीएम मोदी ने आज नागपुर में भीम आधार रेफरल स्कीम को लॉन्च कर दिया है। भीम आधार रेफरल स्कीम का मतलब है कि अगर आप किसी दूसरे को भीम ऐप से जोड़ते हैं तो आपके खाते में 10 रुपए आ जाएंगे। पीएम ने कैशलेस क्रांति की ओर इस स्कीम को एक और बड़ा कदम बताया। कैशलेस इकोनॉमी पर फिर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि जितना कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, देश के गरीबों का उतना ज्यादा भला होगा। अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। करेंसी छापना, छाप करके पहुंचाना अरबों खरबों रुपयों का खर्च होगा। अगर इन व्यवस्थाओं से पैसे बच जाए तो कितने गरीबों के घर बन जाए दोस्तों। पीएम ने लोगों से मोबाइल को ही अपना बैंक बनाने की अपील की। कहा कि अंगूठा अब अनपढ़ की निशानी नहीं है। जब डिवाइसेस पेपरलेस बैंकिंग जीवन का हिस्सा बनने वाला है, इसका मतलब हुआ कि आपका मोबाइल फोन ये सिर्फ आपका बटवा नहीं, आपका मोबाइल फोन आपकी अपनी बैंक बन जाएगा। एक जमाना था अनपढ़ होने की निशानी हुआ करती थी। युग कैसा बदल गया है, वही अंगूठा आपकी शक्ति का केंद्र बिंदु बनता है।
पीएम मोदी ने नागपुर में कुराडी थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट का उद्घाटन किया, जिसमें 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। पीएम मोदी ने नागपुर में आईआईटी के साथ आईआईएम और एम्स अस्पताल की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि पहुंचे, ध्यान लगाया और परिक्रमा की। वैसे पीएम ने 2022 तक हर गरीब आदमी को घर देने का भी वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर इस पर तेजी से काम हो रहा है। यूपी में योगी सरकार ने आज फिर एक बड़ा ऐलान किया है। योगी ने यूपी के स्कूलों में महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां बंद करने का फैसला किया है। यूपी में महापुरुषों के नाम पर स्कूलों में आए दिन की छुट्टियों के दिन अब लग गए हैं। लखनऊ में अंबेडकर जयंती के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया। योगी ने कहा कि इन खास दिनों में खास तौर से स्कूल लगाए जाएंगे और बच्चों को महापुरुषों के जीवन के बारे में बताया जाएगा। योगी ने अंबेडकर जयंती पर दलित और गरीब छात्रों के लिए अलग से स्कॉलरशिप शुरू करने का भी ऐलान किया। महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करके उस दिन विद्यालय चलाइए। 1 घंटे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम उस महापुरुष के नाम पर करिए, जिससे लोग इस बात से प्रेरित हो सकें, जान सकें हमारी परंपरा क्या थी। और यह मुझे लगता है कि आज इस देश के अंदर जाति के नाम पर राजनीति करने वाले, मत और मजहब के नाम पर समाज को बांटने वाले तत्वों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संदेश स्पष्ट है और उससे हम प्रेरणा प्राप्त करें। यूपी महापुरुषों के नाम पर सबसे ज्यादा छुट्टियां देता है। प्रदेश में साल भर में 43 दिन छुट्टियां होती हैं। एमपी और तमिलनाडु में साल में 25-25 दिन छुट्टियां होती हैं। यूपी में 43 छुट्टियां महापुरुषों के नाम पर, जबकि बाकी बड़े नेताओं के नाम पर दी जाती हैं। यूपी में पूर्व पीएम चंद्रशेखर चरण सिंह और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर भी छुट्टी होती है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के स्कूलों में साल में 220 दिन पढ़ाई का लक्ष्य रखा है। योगी ने यूपी के 30 जिलों को इस साल के दिसंबर तक खुले में शौच मुक्त बनाने के लक्ष्य का भी ऐलान किया है। अंबेडकर जयंती पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी आज वापस दलित राजनीति के ट्रैक पर लौटना शुरू कर दिया है। मायावती ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों से जुड़ने के लिए संकेत भी दिए। अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में समर्थकों को संबोधित करते हुए मायावती गहरे सियासी असमंजस में दिखी। एक तरफ उन्होंने बीजेपी के खिलाफ किसी भी विपक्षी दल से हाथ मिलाने के संकेत दिए, तो वहीं दलितों की बजाय मुस्लिमों की तरफ झुकाव के आरोपों पर भी सफाई दी। मायावती ने दलित समाज को भरोसा दिया कि वो यूपी को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगी। दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आगे भी बीएसपी की सरकार बनने पर कभी भी यहाँ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान नहीं बनने दे सकती। यूपी चुनाव में बीजेपी ने मायावती पर परिवारवाद बढ़ाने, दलितों की अनदेखी करने और मुस्लिम तुष्टीकरण करने के बार बार आरोप लगाए थे। मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव में 99 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जबकि दलित समाज से सिर्फ 87 को टिकट दिया था। यूपी में बीएसपी की हार की बड़ी वजह दलित पिछड़ों का साथ छोड़ना रही। बीएसपी ने सिर्फ 19 सीटें जीती। छोटे भाई आनंद कुमार को बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना दलितों को रिझाने के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती ने आनंद कुमार के सामने कभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री या मंत्री ना बनने की शर्त भी रखी है। वैसे मायावती ईवीएम पर भी बोली। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने यूपी में 403 में से 250 ईवीएम में छेड़छाड़ कराई थी। नोटबंदी के बाद काले धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ने ऑपरेशन क्लीन मनी का दूसरा पार्ट लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 के तहत 60,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जाएगी। नोटबंदी लागू होने के बाद से 28 फरवरी तक 9,332 करोड़ के अघोषित आय का पता लग चुका है। सीबीडीटी के मुताबिक 60,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 1300 हाई रिस्क वाले लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने नोटबंदी के दौरान बड़े लेन देन में कैश का इस्तेमाल किया। इसमें 1000 मामले महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के हैं, जबकि 6,600 मामले विदेश के शेयर बाजार में पैसा लगाने या विदेश पैसा भेजने के हैं, जिनकी बारीकी से जांच होगी। जिन मामलों में सही जवाब नहीं मिलेगा, उनमें आगे की पूछताछ की जाएगी। आयकर विभाग के मुताबिक डेटा एनालिसिस की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर संदिग्ध लेन देन का पता लगाया गया है।
ऑपरेशन क्लीन मनी के दौरान आयकर विभाग अब तक 2362 बार छापेमारी की कार्रवाई कर चुका है। 9 नवंबर से 28 फरवरी के बीच इन छापों में 818 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें 622 करोड़ रुपए कैश शामिल है। आयकर विभाग ने संदिग्ध लेन देन के 3400 से ज्यादा मामलों का सर्वे किया है। शुरुआती जांच के बाद आयकर विभाग ने 400 से ज्यादा मामलों की जांच ईडी और सीबीआई को सौंप दी है। 31 जनवरी को लॉन्च किए गए ऑपरेशन क्लीन मनी के पहले चरण के दौरान 17,92,000 लोगों को ऑनलाइन नोटिस भेजा गया था। उधर बेंगलुरु के पूर्व पार्षद वी नागराज के ऑफिस में छापेमारी के दौरान करोड़ों के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस की टीम अपहरण के एक मामले में छापेमारी के लिए पूर्व पार्षद वी नागराज के ठिकाने पर पहुंची थी। छापेमारी के वक्त वी नागराज घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने गेट पर लगा ताला तोड़ा। लेकिन घर में घुसते ही पुलिस की टीम हैरान रह गई। घर में बैन हो चुके 500 और 1000 के नोट भरे पड़े थे। पुरानी करेंसी के अलावा नागराज के ठिकाने पर सोना और हथियार भी बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच के बाद ये रकम 40 करोड़ से 50 करोड़ के बीच बताई जा रही है। फिलहाल नोटों की गिनती जारी है। एक नागराज अलियास बांग नागा एक राउडी शीटर है, इसके घर पे ये सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया गया है और यहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में ओल्ड करेंसी 500 और 1000 के नोटों की ओल्ड करेंसी दिख रही है। उसके साथ ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी के संबंध में होने वाले डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं। बेंगलुरु के वार्ड नंबर 26 से वी नागराज और उनकी पत्नी पार्षद रह चुके हैं। 2004 में वी नागराज ने बेंगलुरु की गांधीनगर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में नागराज कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव से महज 500 वोट से हारे थे। वैसे वी नागराज के खिलाफ बेंगलुरु के थानों में पहले से ही कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं।